हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स जिसके अंदर हमारे पास पहला पेपर है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये हम पेपर लेके आए हैं जिसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट है और हम जेपीएच की बुक को बेस मान के और हम इस यूनिट को करने वाले हैं और इसके अंदर हमारे पास लेक्चर 1 है। अगर आपके पास जेपीएच की बुक नहीं है तो पहले जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो जेपीएच की बुक दिखाई दे रही है इसे आप खरीद के लाएंगे, क्योंकि आगे चल के नेट गेट जैसी एग्जाम के लिए बुक है, काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और एक बार आप काम चलाने के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए मैथ्स बाय नरेश जी सर, और यहाँ से इस बुक के यूनिट फर्स्ट को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। तो देखो आज हमारे पास ये जो एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स है ये रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज हमारे पास से यूनिट फर्स्ट का सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो हम एमएससी का सिलेबस करवा रहे हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर 4 यूनिवर्सिटी के नाम दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास एनुअल एग्जामिनेशन के तहत होंगी। ठीक है, जिसके अंदर शेखावाटी, आरयू, मत्स्य और ये चौथी वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास ये जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंदर टोटल 10 लेक्चर होंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने होंगे? 10, जिसके अंदर आज हम लेक्चर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो यूनिट फर्स्ट का जो हमारे पास सिलेबस होगा, आप इसको एक बार सिलेबस को लिख लीजिए। सिलेबस में हमारे पास है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बटरफ्लाई लीमा और इसके आगे कुछ और लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट का क्या है? सिलेबस है। चलिए अब हम सिलेबस में स्टार्ट करते हैं कि हमारा कौन कौन सा सिलेबस है हमें पढ़ना है, और हमारे पास टोटल लेक्चर कितने होंगे? 10, ये जरूर नोट कर लेना। ओके, तो देखिए आज हम एमएससी प्रीवियस स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले लैंग्वेज को लेके, देखो सबसे पहले लैंग्वेज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में शंकाएं रहती हैं कि मैं हिंदी मीडियम से था बीएससी तक, अब बस सडनली मैं इंग्लिश मीडियम में चेंज हो गया। तो मैं उनको बताऊं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आपको यूनिट फर्स्ट कराऊं 10 लेक्चर आप साथ साथ लिखते रहिए और 10 लेक्चर के बाद आप खुद ही बताओगे कि ये इंग्लिश है, ये हिंदी लैंग्वेज की तुलना में बहुत ही ईजी है समझने में। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में आपको थोड़ा अजीब लगे या आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, बट आप साथ साथ लिखते रहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी से है मैथ। ठीक है, अब देखो हमारे पास यूनिट फर्स्ट का सिलेबस, यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में हम फिर से यूज में लेंगे इसी जेपीएच की बुक को। जेपीएच की बुक में हमारे पास 2 चैप्टर सिलेबस के अंदर हैं, एक तो है हमारे पास चैप्टर 2 और एक है हमारे पास है चैप्टर 3। ये आप लिखिए भाई मेरे साथ साथ सिलेबस के अंदर है कि यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके अंदर 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर 2 का है और एक हमारे पास चैप्टर 3 का है। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास 4 थ्योरम होंगी। थ्योरम 1 है फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये हमारे पास पहली जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सेकंड जो थ्योरम है वो इसी का रिजल्ट है, जो फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है इसी का एक रिजल्ट हमें प्रूव करना है। रिजल्ट है हमारे पास है थ्योरम 1 का। ठीक है, फिर हमारे पास थ्योरम 3 आ जाएगी डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थ्योरम 3 है वो डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और थ्योरम 4 है वो बटरफ्लाई लीमा। बटरफ्लाई थ्योरम भी बोल सकते हो या आप लीमा भी बोल सकते हो या जासेंस की थ्योरम है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेबस के अंदर चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास केवल 4 थ्योरम हैं, थ्योरम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 3 है। यहां तक आपको इन चारों थ्योरम के अंदर से एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
क्वेश्चन 1A एंड B जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में करके आया करते थे, इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ से या तो आपको थ्योरम 1 पूछा जाएगा या थ्योरम 2 या फिर थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4। इन चारों में से कोई भी एक थ्योरम मिल जाएगी। यानी आप स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देखेंगे या 4 लेक्चर देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास 10 नंबर का, यहाँ पर हमारे पास जो ये आएगी ये हमारे पास 10 मार्क्स की यूनिटें आएगी। ठीक है, सॉरी यूनिट तो आपके पास 20 मार्क्स की आएगी, 100 का पेपर होगा, बट एक क्वेश्चन जो ए पार्ट का है वो आपको यहाँ तक मिल जाएगा 10 मार्क्स का। अब हमारे पास बचा चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारे पास फिर 2 टाइप्स में है। एक तो हमारे पास होगा एक्सटर्नल प्रोडक्ट और दूसरा पार्ट है इसके अंदर इंटरनल प्रोडक्ट, जो हम चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये होते क्या हैं। जो चैप्टर 3 का है इसके अंदर एक तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट, एक तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी और इसके इसके अंदर थ्योरम है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। फिर इसी प्रकार ये जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये है हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड एक है हमारे पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर भी इसकी डेफिनेशन है और इसके अंदर 5 थ्योरम, थ्योरम 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारे पास है यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल हमारे पास 4 तो ये और 2 ये 6 और 5 11, टोटल हमारे पास 11 थ्योरम है और ये 2 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इन 11 थ्योरम के अंदर हमारे पास टोटल 20 मार्क्स की यूनिटें में हो जाएगी पूरी। तो आज की क्लास में हमारे पास सबसे पहले, इससे पहले मैं कि एमएससी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करें, सबसे पहले आप यूनिट फर्स्ट का सिलेबस लिखेंगे। ये रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए है। सेम सिलेबस है, सेम डे और सेम एग्जाम पेपर आएगा। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में 2 चैप्टर हैं, जेपीएच की बुक के चैप्टर हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 2 में आपको केवल 4 थ्योरम, जब आप बुक देखोगे इसके अंदर तो काफ़ी सारी थ्योरम्स होंगी, बट आपके सिलेबस में ओनली 4 थ्योरम्स हैं। एंड चैप्टर 3 के अंदर एक तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन और इसके साथ की 2 थ्योरम एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन और इसके साथ 5 इसकी थ्योरम है। कुल मिला के हमारे पास यूनिट फर्स्ट के अंदर 11 थ्योरम है और 2 डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एमएससी प्रीवियस की और यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में जैसे ही हम थ्योरम में आएंगे सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आएंगे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, एक वर्ड आएगा हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। अगर मैं एक बार हिंदी में इसे बताऊं तो ये हमारे पास है, या चलो अब हम हिंदी का नाम ही नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास मीडियम चेंज हो गया है तो हम रॉन्ग हैबिट नहीं डालेंगे। अब जब इंग्लिश में है तो हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही बोलेंगे। बहुत सारे टीचर्स का हिंदी मीन्स बता देते हैं, उसके बाद आपको डबल प्रॉब्लम होती है उसको भुलाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इस यूनिट को स्टार्ट करें उससे पहले हमें बीएससी फाइनल के बारे में कुछ बेसिक पता होना आवश्यक है। और वो कौन कौन सा बेसिक पता होना आवश्यक है हम उसी की आज की इस लेक्चर के अंदर इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार फिर से समझेंगे अपन कि हमारे पास जो पेपर का नेम है, देखो स्थिति तो पेपर से ही क्लियर होगी। हमारे पास है पेपर जो फर्स्ट है उसका नाम है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, डेफिनेटली आप बीएससी फाइनल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ के आए। अगर हम आपको बुक दिखाना चाहें बीएससी फाइनल की तो जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक बुक दिखाई दे रही है, जरूर आपने उसे बीएससी फाइनल के अंदर पढ़ा है। ठीक है, और वैसे हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो 2 साल की बीएड करने के बाद एमएससी कर रहा है या किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई उसके बाद ये अगर एमएससी कर रहा है तो हमारे पास बीएससी फाइनल से रिलेटेड कुछ थ्योरम,
कुछ रिजल्ट से डायरेक्ट हम इसके अंदर काम में लेंगे। तो जब हम थ्योरम करवाएंगे तो हम ऐसा इल्जाम नहीं लगाएंगे कि देखो ये आप बीएससी फाइनल में पढ़ के हैं तो आप वहां से समझिए। तो जितना भी बीएससी फाइनल का हमारे इस थ्योरम के अंदर, इस पूरे पेपर के अंदर ही बात कर लो, 5 यूनिट के अंदर जितने वर्ड्स यूज में आने वाले हैं आज की ये क्लास उन्हीं वर्ड्स को समर्पित है। ठीक है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, क्वेसेंट ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एटसेट्रा के ऊपर हमें बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाम से स्पष्ट है, कोई भी वस्तु या थिंग्स है वो हमारे पास डायरेक्टली समझ में नहीं आए, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए, एक प्रकार से आप बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 + 3 = 3 + 2 या 2.3 = 3.2, तो अगर मैं 2 को, यहाँ मेरे पास 2 भी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड 3 भी मेरे पास नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं 2 को ए नाम दूं, प्लस और डॉट को स्टार, 3 को बी, ये इसका जो रिजल्ट आएगा 2 + 3 = 5 है, तो मेरे पास 5 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर। इसका जो रिजल्ट आएगा 6, वो 6 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर। तो अगर मैं इसको कुछ नया नाम दूं A*B = C, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ A बिलोंग कर रहा है सेट A के अंदर, N की जगह मैं A रखना चाहूंगा, B सेट बिलोंग कर रहा है सेट A के अंदर, दैट इंप्लाइज A*B भी बिलोंग करेगा A के अंदर। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते थे। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट है कि 2 + 3 = 5 है, 2.3 = 6 को आप इस प्रकार से एक सिंबल में लिखें, और जैसे ही हम इसको सिंबल में लिखेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ तक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो आप बीएससी फाइनल में पढ़ के आए हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम बीएससी फाइनल में कौन कौन से रिजल्ट हमें एमएससी परिवेश के अंदर काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप मेरे साथ साथ नोट करोगे, क्योंकि आपको नोट्स में नहीं मिलने वाले, बट इसकी हेल्प के बगैर हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो चलिए हम एक बिल्कुल ब्रीफिंग कर लेते हैं बीएससी फाइनल की मैथ्स की, जिसके अंदर हमारे पास अमूर्त बीजगणित नाम से हिंदी में पेपर हुआ करता था, या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले आपने जरूर सुन के आए होंगे कि ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के बगैर बीएससी फाइनल स्टार्ट ही नहीं होती। तो ग्रुप को आप कैसे याद रखोगे कि G* हमारे पास एक ग्रुप कहलाएगा यदि ये 3 प्रॉपर्टी की सेटिस्फाई हुआ करता था। नंबर 1, स्टार इज एसोसिएटिव इन G, स्टार इज एसोसिएटिव इन G, IE, हिंदी में इसको अर्थात बोल देते हैं, अब इंग्लिश मीडियम में हो गए तो आप इसको IE बोलोगे कि A*B C इज इक्वल टू A*B*C, एवरीवेयर ABC बिलोंग करेंगे ग्रुप G के अंदर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि A*E इज इक्वल टू E*A, एवरीवेयर A एंड E दोनों ही बिलोंग करती हैं सेट G के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी ग्रुप की हुआ करती थी हमारे पास एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये आप मेरे साथ साथ लिखोगे, क्योंकि इसके बगैर हम एमएससी परिवेश की मैथमेटिक्स को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। एग्जाम में नहीं लिखना है, बट इसकी प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट थ्योरम में काम में लेंगे, वहां इसके मैं सीधे कोई भी रिजल्ट उठा के लिख सकता हूं। तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगी कि सडनली ये कहां से आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर की क्लास है, उसके अंदर ये पूरी फिनिश हो जाएगी कि जैसे ही आपके पास वर्ड आ जाए ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब हमारे पास क्या होता है G*। यहाँ पे G मेरे पास सेट का काम करता है एंड स्टार मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। स्टार मेरे पास क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अगर आप बीएससी फाइनल का भूल चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, जितना हमें यूज में लेना है मैं केवल उतना लिखूंगा, आप 2 से 3 बार उसको रिपीट कर लेना। ठीक है,
पहली प्रॉपर्टी है ग्रुप की कि स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव इन जी, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टी एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए एवरीवेयर ए एंड ई बिलोंग्स जी के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये हमारे पास क्या होती है ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए एवरीवेयर ए एंड ए इनवर्स बिलोंग करती हैं ग्रुप जी के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेफिनेशन आ जाएगी ग्रुप की। तो ग्रुप की डेफिनेशन आ जाए तो आपको या किसी भी थ्योरम में एक वर्ड हमें लिखा हुआ मिलेगा ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब समझ जाना कि मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी या हो सकता है दोनों प्रॉपर्टी या जी स्टार बाइनरी ऑपरेशन को हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं। साथ साथ इसकी हमारे पास दो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। आपके याद आ जाएंगी, यहां देखते ही साथ हैं कि अगर आपने बीएससी फाइनल तो चलो घर किया ही है, तभी तो आप एमएससी प्रीवियस में आए हो, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं। नंबर 1 कि प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी तो यह है कि ए इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू ए एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, पहली थ्योरम थी ग्रुप के अंदर। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए स्टार बी की इनवर्स इज इक्वल टू, ये उल्टा चलेगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेंगे जी के अंदर। उस वक्त तो आपने हिंदी मीडियम वालों ने तो उत्क्रमण नियम लिख के काम चला लिया था, पर आज हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे रिवर्सल लॉ। ठीक है, आज हम इसे क्या लिखेंगे रिवर्सल लॉ। बीच में स्पेस है भाई, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये रिवर्सल लॉ। अगर ये मेरे पास दो एलिमेंट से ज्यादा हो, यानी अगर ये मेरे पास ऐसे हो कि A1 स्टार A2 स्टार A3 स्टार डॉट 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 स्टार AN की इनवर्स, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा उल्टा। पहले किसका आ जाएगा AN की इनवर्स, फिर इसके जस्ट पास वाला AN-1 की इनवर्स, फिर स्टार डॉट 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 स्टार, लास्ट में आ जाएगा A2 इनवर्स एंड A1 इनवर्स, A2 इनवर्स स्टार A1 इनवर्स। ठीक है, तो जब आप यूनिट फर्स्ट पढ़ के आए थे बीएससी फाइनल के अंदर, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख लीजिए कि जैसे ही हमारे पास किसी थ्योरम में ग्रुप नाम आ जाए, और मैं बता रहा हूं एक बार नहीं पांचों यूनिट के अंदर बहुत बार, लगभग हर थ्योरम में आपको ग्रुप के अंदर देखने के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे पहली थ्योरम करेंगे, जो अभी मैंने आपको सिलेबस लिखवाया है, तो स्टार्ट ही यहां से होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप नाम तो हमारे पास से लगभग हर एक थ्योरम में आएगा। तो ग्रुप का मतलब हमारे पास क्या है, ये ग्रुप ऑलरेडी जी इसके अंदर एक सेट का काम करता है, स्टार हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। 3 प्रॉपर्टी होती है, G1 स्टार इज एसोसिएटिव इन जी, G2 एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड G3 एक्सटेंस ऑफ ए इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, फिर ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड ए स्टार बी की इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स करता है जी के अंदर, रिवर्सल लॉ इसको बोला जाता है। वैसे उसके अंदर आपने वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ वगैरह किए थे, बट वो हम डायरेक्टली थ्योरम में यूज में लेंगे। मैं वही बता दूंगा कि देखो ये पीछे की थोड़ी सी कहानी है। ओके, तो एक तो हमारे पास हो गया ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा वर्ड आएगा सब ग्रुप। दूसरा वर्ड आएगा हमारे पास है सब ग्रुप। हिंदी में ये चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था जेपीएस की बुक में, जो उपसमूह है, और जहां तक मेरा विश्वास है किसी भी स्टूडेंट ने सब ग्रुप नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसे बोल दिया जाता था कि देखो ये एक यूनिट है, इसका एक पार्ट मिल जाएगा और ये अथवा वाले के अंदर आएगा। फिर भी हमें इसके रिजल्ट यूज में लेने हैं, और आज आपको सब ग्रुप कितना याद रखना है केवल मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप को समझो, उससे पहले आप सबसेट को समझेंगे। देखो सब ग्रुप को समझे उससे पहले आप सबसेट को समझेंगे। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में आदत डाल लो कि सबसेट सबसेट ही होता है, ना कि उपसमुच्चय बोलेंगे। ठीक है, सबसेट हमारे पास क्या होता है, जैसे एक सेट है मेरे पास ए, और सेट का आपको पता ही है करली ब्रैकेट से और कोमा से सेपरेट होते हैं या मंझले कोष्ठक से, जैसे मैंने लिख दिए 1 2 3 4 एंड ए। ओके, दूसरा मेरे पास सेट है B इज इक्वल टू 2 एंड 4। दूसरा मेरे पास सेट है 2B एंड 4। तो बताइए क्या B सेट है वो सबसेट है A का?
तो सबसेट का साइन भी यही होगा और सब ग्रुप का साइन भी हमारे पास यही होगा। तो जैसे ही बारी आए सब ग्रुप है तो आप ऐसे लिखना कि कैपिटल एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का। क्या लिखोगे आप? जैसे ही हम सब ग्रुप लिखें तो कैपिटल एच, क्योंकि सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो इसको आप देख के क्या बोलोगे कि एच सबसेट है जी का, सॉरी एच सब ग्रुप है जी का। और इसको डिफाइन किसी हिसाब से करोगे कि अगर ए बिलोंग करता है एच के अंदर, बी बिलोंग करता है एच के अंदर, दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर। बस ये हमारे पास सब ग्रुप की डेफिनेशन है। और लिखोगे एवरीवेयर ए एंड बी बिलोंग करते हैं सेट जी के अंदर या ग्रुप जी के अंदर। ठीक है, ये वहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई कि सब ग्रुप की डेफिनेशन आप क्या कैसे डिफाइन करोगे कि एच सबसेट है जी का। तो आप इसको साइन तो लग रहा है सबसेट का, बट आप क्या बोलोगे कि एच सब ग्रुप है जी का। ए बिलोंग करेगा एच के अंदर, बी भी बिलोंग करेगा एच के अंदर, दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर। और ये जो ए और बी हैं ये एच के तो हैं ही हैं, साथ साथ ये किसके हैं? जी के। जैसे मैं यहां बोलूं कि 2 बिलोंग करता है बी के अंदर और ये 2 बिलोंग करता है 4 के अंदर, ये तो है ही। साथ साथ 2 मेरे पास है ए के अंदर भी बिलोंग करता है एंड 2 मेरे पास है, ये जो 4 है ये 4 भी मेरे पास है ए के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो जैसे ही बारी है कि सब ग्रुप थ्योरम में लिखा हुआ आएगा सब ग्रुप, इसका मतलब आपको केवल इतना सा लिखना है कि एच सबसेट है जी का, ए बिलोंग करता है एच के अंदर, बी बिलोंग करता है एच के अंदर, दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर। अब कोई भी स्टूडेंट इस सब ग्रुप की डेफिनेशन को रटेगा नहीं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख दिया कि एच सबसेट है के का, एक्स बिलोंग करता है एच के अंदर, वाई बिलोंग करता है एच के अंदर। तो आपको पता है अगर एक्स एच में है तो एक्स 100% किसके अंदर है? कैपिटल के के अंदर। वाई एच के अंदर है तो वाई 100% किसके अंदर है? कैपिटल के के अंदर है। दैट इंप्लाइज आपको लिखना है एक्स और वाई बिलोंग करेंगे। अब देखो इसके अंदर किसी भी एक के ऊपर आप इनवर्स लगा लेना, कतई जरूरी नहीं है कि आप वाई के ही इनवर्स लगाओगे, आप ऐसे लिखोगे और किसके अंदर बिलोंग करेगा? एक नंबर की पोजीशन पे लिखा हुआ है उसमें बिलोंग करेगा। एवरीवेयर एक्स एंड वाई किस में बिलोंग करेंगे? आगे वाले पोजीशन अंदर के अंदर ये बिलोंग करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर एक्स एच के अंदर जा रहा है, वाई एच के अंदर जा रहा है, तो आप एक्स इनवर्स वाई बिलोंग एच के अंदर। कोई भी स्टूडेंट नहीं रटेगा कि ये हमारे पास ऐसे ही होता है। ये 1 स्टेप टेस्ट होता है सब ग्रुप का कि एक ही पंक्ति में हम कैसे जानेंगे कि ये सब ग्रुप है। तो इस प्रॉपर्टी को आप सेटिस्फाई कर लो तो ये थोड़ी सी अजीब लगेगी, इसलिए आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी को ही याद रखो। ठीक है, तो जैसे ही आपके आपस देखो हर एक थ्योरम्स में ग्रुप नाम भी आएगा, सब ग्रुप भी आएगा। आगे हम सीखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। तो आपको याद रखना है केवल सब ग्रुप। देखो ग्रुप की डेफिनेशन जहां तक मेरा अंदाजा है आपके याद ही होगी, क्योंकि आपने यूनिट फर्स्ट को बहुत ही अच्छे से सीखा था कि G1, G2, G3 3 कंडीशन होती है, साथ में एक अबेलियन ग्रुप होता था। अबेलियन ग्रुप में फोर्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव की और होती थी। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा सब ग्रुप। ये पार्ट आपने अथवा वाला करके छोड़ दिया था जो अब एमएससी प्रीवियस में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट आपको इतना समझना है कि एच सबसेट है जी के अंदर। अगर ए जा रहा है एच के अंदर, बी जा रहा है एच के अंदर, तो ए बी को लिख के बी के इनवर्स लगा दो, वो भी जाएगा एच के अंदर। एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेंगे आगे वाले के अंदर। ठीक है, जैसे देखो अब एक एग्जांपल आप खुद बताओगे। अब की बार मैंने लिख दिया कि एन सबसेट है एच का, एन सबसेट है एच का। अब देखो एन नहीं है, कैपिटल एच सब ग्रुप है एन का, कैपिटल एच सब ग्रुप है एन का। इसका मतलब आपने कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिए। जैसे मैंने अब की बार छोटे पी ले लिए, तो बताओ छोटा पी किसके अंदर बिलोंग करेगा? एच के अंदर या एन के अंदर? देखो एन के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, पर स्मॉल पी बिलोंग करेगा एच के अंदर। स्मॉल क्यू बिलोंग करेगा एच के अंदर। दैट इंप्लाइज पी क्यू को आप लिख के एक के आप किसी भी एक के इनवर्स लगा लो, बिलोंग करेगा इस एच के अंदर। एवरीवेयर पी क्यू किसके अंदर बिलोंग करेंगे? इस वाले एन के अंदर।
इस वाले कैपिटल N के, ठीक है। तो ये हमारे पास सब ग्रुप की डेफिनेशन है। जैसे ही किसी थ्योरम में आए हमारे पास एक वर्ड सब ग्रुप, इसका मतलब आप याद रख लेना कि H सबसेट G, A बिलोंग करेगा H के अंदर, B बिलोंग करेगा H के अंदर, दैट इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर, एवरीवेयर AB बिलोंग्स करेगा G के अंदर, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया सब ग्रुप की डेफिनेशन, ये मेरे पास हो गई ग्रुप की डेफिनेशन। तो ये पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी लिख लिख के। तो आप पहले तो मेरे साथ साथ लिखिए और हमेशा जब भी लेक्चर चले आप रफ कॉपी का यूज में लेंगे, ठीक है। और पूरा लेक्चर होने के बाद थोड़ा सा समझने के बाद ही आप इसे फेयर में उतारोगे, या फिर मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, आप उसमें से देख के याद कर लेना। बट आपको जितनी रफ कॉपी भरेंगे MSc के अंदर प्रैक्टिस करके, आपके उतने ही तो बढ़िया कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे और आगे चल के आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, ठीक है। तो चलो ये ग्रुप की डेफिनेशन। अब मैं मान के चलूंगा कि जैसे ही किसी थ्योरम में ग्रुप आएगा तुरंत मैं G1 G2 G3 कहीं भी यूज में ले सकता हूं। ये दो मेरे पास इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हैं, एक तो रिवर्सल लॉ की है और एक हमारे पास A इनवर्स की, इनवर्स इज इक्वल टू A। इसके अलावा आपके लिए एक नया सा वर्ड है सब ग्रुप, H सब ग्रुप है G का, या H सब ग्रुप G, A भी इसके अंदर, B भी इसके अंदर, एक के आप इनवर्स लगा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी या प्रोडक्ट भी H के अंदर। आगे चल के हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ऐसा क्यों हम थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। एवरीवेयर A भी बिलोंग्स करेगा G के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई सब ग्रुप की डेफिनेशन। अब सब ग्रुप के बाद फिर मेरे पास दो वर्ड और आएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप और एक आएगा क्वेसेंट सब ग्रुप, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड आएगा नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। अब इसे हिंदी में हम याद नहीं दिलाएंगे क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ये भी अथवा वाले पार्ट में छोड़ा गया है। परसामान्य ग्रुप नाम से हुआ करता था कि परसामान्य समूह है या परसामान्य ग्रुप है, बट अब आपके लिए नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नॉर्मल ही रहने वाला है। और आप भी नॉर्मल बैठिए, एकदम रिलैक्स होके अच्छे से वर्ड्स को सीखिए। आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक वर्ड्स की डिफाइन करेंगे ताकि आगे आने वाले लेक्चर में हमें थ्योरम्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब तक हमने दो वर्ड्स को डिस्कस किया है कि ग्रुप हमारे पास क्या है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज में लेंगे, एंड हमारे पास सब ग्रुप क्या होता है और कौन सी प्रॉपर्टी इसकी यूज में लेंगे। वन स्टेप टेस्ट है, A बिलोंग्स H, B बिलोंग्स H, दैट इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग H। अब ये मैंने इसके सिंबल बदल के ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो थर्ड वर्ड है हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप। जो थर्ड वर्ड है वो हमारे पास क्या है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप। चलो सीखिए नॉर्मल सब ग्रुप का। सबसे पहले कि नाम से ही स्पष्ट है, नॉर्मल है और सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो इतना तो आना ही है। सब ग्रुप का सिंबल क्या होता है, H सबसेट टाइप में लगता है G का। तो नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर क्या करोगे, H और इसको इस प्रकार से ट्राइंगल टाइप में लिखोगे और G। कहने का मतलब एक ट्राइंगल और आपको इसको इधर गिरा देना है, क्योंकि उसके अंदर सब ग्रुप के अंदर भी आपको U को लिख के और इधर आपको इसने गिरा दिया इस प्रकार से, ठीक है। ये ऐसे बच्चों को याद करवाते हैं, देखो बेटा ऐसे सिंबल याद कर लेना। आप MSc में हैं, ऑब्वियसली आप समझदार हैं, तो आप ट्राइंगल को इस प्रकार से, ताकि मैं एक बार समझाऊं, हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आए। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो डेफिनेशन नहीं है ये, हमारे पास केवल क्या है, सिंबल है H नॉर्मल सब ग्रुप G। इसको देख के क्या बोलोगे, H सब ग्रुप G। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, नॉर्मल सब ग्रुप को आप एक बार ऐसे देखो, नॉर्मल प्लस सब ग्रुप, तो इसके अंदर 2 स्टेप होनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट क्या होनी चाहिए कि H सब ग्रुप होना चाहिए G का। कहने का मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये तो ऐसा तो होना ही होना चाहिए, प्लस स्टेप सेकंड भी होनी चाहिए। स्टेप सेकंड हमारे पास क्या बोलेगी कि अगर H के, या ऐसे बोलो कि H A इज इक्वल टू AH, एवरीवेयर A बिलोंग करता है G के अंदर। एवरीवेयर A बिलोंग करता है G के अंदर। फिर से समझो कि सब ग्रुप तो इतना है,
अब जैसे ही हम डिफाइन करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप को, तो ये डेफिनेशन तो कंपलसरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस दूसरी स्टेप और आ जानी चाहिए, एच ए इज इक्वल टू ए एच, एवरीवेयर ए बिलोंग्स करेगा जी के अंदर। यानी जो हमने इसके साथ ए लगाया है ये बिलोंग करेगा आगे वाले जी के अंदर। अगर दोनों प्रॉपर्टियों का सेटिस्फिकेशन होता है तो हम बोलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप है। केवल इतना ही सेटिस्फाई होकर रह जाएगा तो हम बोलेंगे भाई ये एच सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एच ए इज इक्वल टू ए एच। या अगर आप दोनों स्टेप को मिक्स करके लिखोगे, देखो ये है काम की चीजें, अगर आप दोनों स्टेप को एक ही स्टेप में लिखना चाहोगे तो आपको ऐसे बोलना होगा कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच के अंदर, अक्स बिलोंग करेगा जी के अंदर, दैट इंप्लाइज, देखो एच बिलोंग करेगा एच के अंदर, अक्स बिलोंग करेगा जी के अंदर, दैट इंप्लाइज अक्स एच अक्स इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल एच के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। देखो मैं इसको याद करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नॉर्मल सब ग्रुप यानी एक तो वो सब ग्रुप होना चाहिए, प्लस ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि कैपिटल एच और इसके साथ कोई एलिमेंट लगा दिया, ए लेफ्ट में भी लगाया और राइट में भी लगाया, या पहले राइट में लगाया फिर लेफ्ट में लगाया, अगर इनका दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए और जो हमने नया सिंबल ए लगाया वो किस में बिलोंग करना चाहिए, इस आगे वाले जी के अंदर। किस में बिलोंग करना चाहिए भाई, इस आगे वाले जी के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों स्टेपों को एक साथ लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे कि एच, अब देखो इसको देख के बोलो, क्या बोलोगे कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, इफ एंड ओनली इफ। चलो पहले तो इसी को समझो, इसको शॉर्टली ऐसे लिखा जाता है, इफ एंड ओनली इफ। अब आप एमएससी में हो गए हो, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसके लिए शॉर्ट नाम देख रखा है IFF। हिंदी में इसे यदि और केवल यदि बोला जाता था। अगर किसी स्टूडेंट की याद है तो इस प्रकार से सिंबल हुआ करता था। इसका मतलब क्या है इफ एंड ओनली इफ का, कि पहले LHS पार्ट को LHS पार्ट को लेट करो, मतलब माना कि LHS पार्ट दिया हुआ है और हमें RHS पार्ट प्रूव करना होता था, फिर कन्वर्सली या विलोमता लिख के RHS पार्ट को मानेंगे दिया हुआ है और LHS पार्ट हमें क्या करना होता था, प्रूफ करना होता था। देखो इस इफ एंड ओनली इफ या सिंबल लग के आ जाए इस प्रकार से, तो इसका मतलब पहले लेफ्ट को मानो और राइट को प्रूफ करो, फिर कन्वर्सली राइट को मानो और लेफ्ट को प्रूफ करो। ये आगे आने वाली थ्योरम आएगी तब हम इस वर्ड को एक बार फिर से डिफाइन कर देंगे। तो हमारे पास इन दोनों स्टेप को एक ही स्टेप में लिखने का क्या, दोनों स्टेप को एक ही स्टेप में लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, इफ एंड ओनली इफ। आप एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो बस इफ एंड ओनली इफ, या इसका सिंबल इस प्रकार से होता है कि एच बिलोंग करेगा एच के अंदर, यानी ये एच बिलोंग करेगा एच के अंदर, एंड अक्स बिलोंग करेगा जी के अंदर, दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट वाला गिवन है, राइट वाला प्रूफ करना है, दैट इंप्लाइज अक्स एच अक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर। ओके, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, दोनों स्टेप को एक साथ ही स्टेप में लिखेंगे तो एक बार मैं फिर से मिटा के देखो, वापस मैं यही चीज लिखने वाला हूं, इसलिए आप काटा पीटी मत करना कि नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है। देखो डेफिनेशन आएगी हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर एक तो हमारे पास एक ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सॉरी सब ग्रुप की प्रॉपर्टी। आप इसको एक बार इस प्रकार से देखना कि नॉर्मल प्लस सब ग्रुप है, ठीक है, हालांकि आपको लिखना नहीं है पर अपनी नजर से देखना कि नॉर्मल प्लस ही सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप होने का मतलब, नॉर्मल सब ग्रुप होने का मतलब सब ग्रुप तो है ही है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ए बिलोंग एच, बी बिलोंग्स टू एच, दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेगा जी के अंदर। सेकेंड स्टेप आपके अंदर क्या सेट करवाना है, ये जो एच है आप लिखो कि एच इक्वल एच, आप क्या लिखोगे एच इक्वल एच,
ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो इसके लेफ्ट साइड में है h इक्वल h, दोनों साइड में आप किसी भी एक छोटे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार राइट में करो और एक बार आप लेफ्ट में करो, और जिस भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो वो आगे वाले के अंदर बिलोंग करना चाहिए। देखो ध्यान दो, यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि ए h में बिलोंग करता है या नहीं करता है, हो सकता है वो आ जाए h के अंदर या हो सकता है वो नहीं है, बट गारंटी रहेगी कि वो g के अंदर यानी इसके आगे वाले एलिमेंट आगे वाले ग्रुप के अंदर बिलोंग करे। ठीक है। अब इन दोनों स्टेप को आपको मिक्स लिखना है, तो पहले तो आप इसका सिंबल लगाओगे कि h नॉर्मल सब ग्रुप है g का। पहले तो आप क्या लगाओगे, इनका सिंबल कि h नॉर्मल सब ग्रुप है g का, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। अब आपको छोटे छोटे दो एलिमेंट लेने हैं, एक तो आपको इसका लेना है h का और एक आपको लेना है g का। रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने h का तो ले लिया छोटा h और g का ले लिया मैंने x। ठीक है, h का तो हमने ले लिया स्मॉल h एंड g का ले लिया हमने स्मॉल x। दैट इंप्लाइज, आप कौन किसके अंदर जा रहा है भाई, लेफ्ट साइड के अंदर ध्यान देंगे। नॉर्मल सब ग्रुप देख रहे हैं कैपिटल H का, तो H बिलोंग्स टू H, इसको ऐसा कैसा लगा दो, H बिलोंग टू H, H बिलोंग टू H। अब बचा कौन, x, तो लेफ्ट में तो इसके x लगाओ, राइट में इसके x इनवर्स लगाओ। लेफ्ट में तो इसके x लगाओ, राइट में इसके x इनवर्स लगाओ, तो ये मेरे पास डेफिनेशन बन जाएगी नॉर्मल सब ग्रुप की। तो जब भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, थ्योरम के अंदर हमारे पास वर्ड लिखा आएगा कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप का होने का मतलब या तो मैं इन दोनों स्टेप को अलग अलग यूज में लूंगा कि H सब ग्रुप है G का, i.e. A बिलोंग H, B बिलोंग H, दैट इंप्लाइज JB इनवर्स बिलोंग टू H, एवरीवेयर AB बिलोंग्स टू G एंड HA इज इक्वल टू AH, एवरीवेयर A बिलोंग्स टू G। या हो सकता है मैं, अब आप खुद ही बताओगे कि जैसे ही थ्योरम में नॉर्मल सब ग्रुप आ जाए कौन सी स्टेप लिखना इजी है, नीचे वाली, क्योंकि दोनों स्टेप की क्या आ गई है, मिक्स आ गई कि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, इफ एंड ओनली इफ, एक एलिमेंट इसका ले लो एक इसका ले लो, जो कैपिटल H का है उसके लेफ्ट में x लगाओ, राइट में इसका इनवर्स लगाओ, और ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, कैपिटल H के अंदर। ठीक है, ओके। अब कितना समझ में आया है, हम यहां से आपको चेक करेंगे कि जैसे मैं बोलूं कि H है नॉर्मल सब ग्रुप और K, H है नॉर्मल सब ग्रुप K, तो इसकी दो स्टेप होंगी। स्टेप पहली क्या होगी कि H सब ग्रुप होगा कैपिटल K का, और सब ग्रुप होने का मतलब कि अगर A बिलोंग करता है H के अंदर, B बिलोंग करता है H के अंदर, दैट इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग करेगा, AB इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर, एवरीवेयर A एंड B किसके अंदर बिलोंग करेंगे, आगे वाले K के अंदर। ये तो हमारे पास एक स्टेप हो गई, ये तो हमारे पास क्या हो गई, एक स्टेप हो गई। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या आएगी, इस H के मान लो आपने x लगाया, HX इज इक्वल टू XH, तो एवरीवेयर बताओ ये जो एलिमेंट लगा है किसके अंदर जाना चाहिए, आगे वाले के अंदर, x बिलोंग टू कैपिटल K, क्योंकि यहां हमने क्या लगाया है, HA इज इक्वल टू AH, एक किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इस आगे वाले ग्रुप G के अंदर। ठीक है, या फिर दोनों स्टेप को एक साथ करोगे यहाँ पे मिक्स में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, इफ एंड ओनली इफ। अब आपकी मर्जी, कोई भी दो छोटे छोटे एलिमेंट से, जैसे मैंने मेरी मर्जी से एक तो ले लिया A बिलोंग करता है H के अंदर, और छोटा h आपको कंफ्यूज करने के लिए ले लिया कैपिटल K के अंदर। देखो अपन कोई भी दो एलिमेंट्स, एक हमें इसके अंदर लेना है और एक हमें इसके अंदर लेना है। यहाँ हमने क्या लिया, A बिलोंग्स टू H, यहाँ इसके अंदर क्या ले लिया, छोटा h बिलोंग्स करता है K के अंदर। ऐसा हमने जानबूझ के किया, दैट इंप्लाइज। अब आप खुद ही बताइए, ये इस साइड में लेफ्ट में कौन लिखा है, H, यहाँ कौन लिखा है, H, तो आप क्या करोगे, A बिलोंग करता है कैपिटल H, साथ कौन लिया है, H बिलोंग्स टू K, आगे वाले का कौन है, छोटा h, तो लेफ्ट में इसके h लगाएंगे, राइट में इसके इनवर्स लगाएंगे। समझ गए भाई? तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी नॉर्मल सब ग्रुप की। जैसे ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ लिख देता कि x बिलोंग करता है h के अंदर एंड स्मॉल h बिलोंग करता है g के अंदर, तो आपको क्या लिखना था, ऐसा कैसा, x बिलोंग h। आप क्या लिखते हैं कि कौन किसके अंदर बिलोंग करता है, x बिलोंग h, बचा कौन सा ही आगे वाले का h, तो लेफ्ट में h और राइट में h इनवर्स। ठीक है,
बट आपको एक बार डेफिनेशन लिखनी है, वो छोटा h इधर लिखे एंड x आप इधर लिखे, ताकि आप लिख सको इसको कि अब बताओ कौन किसके अंदर जा रहा है, h बिलोंग कर रहा है h के अंदर, तो लेफ्ट में x और राइट में क्या आ जाए, x इनवर्स आ जाए। ओके, तो ये आपके लिए एक नया वर्ड था सब ग्रुप, एंड डेफिनेटली ये नॉर्मल सब ग्रुप तो आपके लिए नया ही है। तो नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल होता है ट्राइंगल को आप लेफ्ट साइड में इसको झुका दो, तो ये हमारे पास बचेगा H नॉर्मल सब ग्रुप जी का, और इस सिंबल को देख के आप क्या बोलोगे, H सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अब ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि जैसे ही किसी थ्योरम में नॉर्मल सब ग्रुप आ जाए, कोशिश करेंगे हम इस स्टेप को काम में लें, या फिर हम इन दोनों स्टेप्स को भी यूज में ले सकते हैं, वो हम वहाँ थ्योरम को देख के डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो इसकी हम एक दो प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मैं एक सेट लेता हूं, जैसे एक सेट है कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मेरे पास एक दूसरा सेट है B जिसके अंदर है 1 2 9 10 11। मेरे पास एक तीसरा सेट है जिसके अंदर है 1 2 9 13 एटसेट्रा, और ये मेरे पास है 9 10 तक, 9 10 11 तक है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 9 10 एंड 11 तक। देखो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी 3 सेट माने हैं कि एक सेट कैपिटल A है, एक सेट कैपिटल B है एंड एक सेट मेरे पास कैपिटल C है। ओके, अगर मैं B और C का, देखो अगर मैं सेट B और C का इंटरसेक्शन लेना चाहूं, अगर मैं सेट B और C का इंटरसेक्शन लेना चाहूं, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट से कौन है, तो B और C में कौन है, एक तो 2 आ गया और एक मेरे पास क्या आ गया 9, एक तो मेरे पास क्या आ गया 2 एंड एक मेरे पास क्या आ गया 9। ठीक है, अब बताइए क्या ये B इंटरसेक्शन C है 2 और 9, 2 और 9 क्या मेरे पास C के अंदर बिलोंग करते हैं, यस। क्या 2 और 9 मेरे पास B के अंदर बिलोंग करते हैं, यस। क्या 2 एंड 9 मेरे पास A के अंदर बिलोंग करते हैं, यस। बट अगर मैं B और C का यूनियन ले लेता तो यूनियन कितना आता, 1 2 9 10 11 13, वो जो C में भी बिलोंग नहीं करता एंड वो B में भी बिलोंग नहीं करता, A में भी वो बिलोंग नहीं करता। तो हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, यानी मेरे पास B इंटरसेक्शन C कितना आ गया, ध्यान से देखो मैं यहां से रफ करूंगा 2 एंड 9, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 एंड 9 बिलोंग करते हैं C के अंदर, तो इसका मतलब B एंड C मेरे पास बिलोंग करते हैं C के अंदर। ठीक है, एंड B इंटरसेक्शन C मेरे पास बिलोंग करते हैं B के अंदर, एंड B इंटरसेक्शन C जो 2 और A आया वो मेरे पास बिलोंग करता है कैपिटल A के भी अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो अपनी मर्जी से माना है, ऐसा जरूरी थोड़ी होता है, बट हम जब मर्जी से मानेंगे तो आपको इस प्रकार से लेना है कि ये मेरे पास B सबसेट हो किसका, A का, पूरा का पूरा B सबसेट होना चाहिए A का, एंड पूरा का पूरा C सबसेट होना चाहिए किसका, A का। तो ये आपको 13 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको 13 भी लेना होगा। मतलब हम 3 सेट इस प्रकार से मानेंगे कि एक सेट के अलावा जो 2 सेट हैं वो दोनों सेट पहले वाले सेट के सबसेट हो। एक बार फिर से समझो कि हमें 3 सेट मानने हैं, हम 3 सेट्स को इस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि शेष 2 बचे सेट पहले वाले सेट के सबसेट हो। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि ABC की जगह, A की जगह तो मैं लिख लेता हूं ये मेरे पास ग्रुप में G है, तो A की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा G, इस A की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा G, एंड इस वाले A की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा G। B की जगह मैं क्या करता हूं, माना मैंने ये कैपिटल H, तो B को मैं यहां क्या लिखूंगा कैपिटल H, B को हम यहां क्या लिखेंगे कैपिटल H। ठीक है, C को आपने माना कैपिटल K, C को हमने क्या माना कैपिटल K, तो C मेरे पास कितना आ जाएगा कैपिटल K, और C मेरे पास कितना आ जाएगा कैपिटल K, और इस B को हमने क्या माना था H। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है,
नॉर्मल सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है आप उसमें लिख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का भी, H इंटरसेक्शन K है वो खुद H का भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, एंड H इंटरसेक्शन K है वो K का भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक इसी प्रकार आप सब ग्रुप की प्रॉपर्टी भी लिखोगे। मैंने इतनी देर से इसको इसीलिए नहीं रब किया था कि इसकी भी प्रॉपर्टी लिखोगे आप, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ H सब ग्रुप है G का, K सब ग्रुप है G का, देन H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा G का, H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा H का, H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा कैपिटल K का, H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा कैपिटल K का। और इसकी प्रॉपर्टी भी आप ऐसे लिखोगे कि इफ H नॉर्मल सब ग्रुप है G का एंड K भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन H इंटरसेक्शन K भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, H इंटरसेक्शन K भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा H का, एंड H इंटरसेक्शन K नॉर्मल सब ग्रुप होगा कैपिटल K का। तो एक साइड में ये रहा राइट साइड में आपके पास सब ग्रुप एंड लेफ्ट साइड में नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशंस को। हम इस प्रकार से हम एग्जाम में जैसे ही हमारे पास सब ग्रुप आएगा इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज में ले सकते हैं, और ये जो नॉर्मल सब ग्रुप वर्ड्स आएगा ये हमारे पास इस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि कितने सारा मैटर आपके याद कैसे रहेगा, पर बिलीव मी थ्योरम बाय थ्योरम प्रूव करते जाएंगे और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे और साथ साथ आप 2 से 3 बार खुद भी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पेपर है ये बहुत ही ईजी लेवल में चला जाएगा। आपके पास 5 पेपर है, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी उससे भी सिंपल होगा, एक ही एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, एक शॉर्ट में आप डीजी बोलते हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, उसका कोर्स ऑलरेडी पैरेलल क्लासेस उसकी कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे देखिए। और चौथा पेपर है हमारे पास एक मैकेनिक्स है, 5वां पेपर का नाम मैकेनिक्स है, और 4th पेपर है वो हमारे पास डीजी का पेपर है, 3rd पेपर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, 2nd है टोपोलॉजी, 1st हमारे पास एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। 5वां पेपर के अंदर ये सबसे इजी पेपर होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप, और इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अप्लाई करना मैं आपको सिखा दूंगा, आपको एक बार अप्लाई नहीं करना है कि किस थ्योरम में इसको कैसे यूज में लेंगे, आपको केवल इतना समझना है कि नॉर्मल सब ग्रुप आ जाए तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, या सब ग्रुप वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आपके पास ये ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सब ग्रुप के हमारे पास 2 नाम और होते हैं। यहाँ क्या कि आप धोखा खा जाओगे, कभी कभी नॉर्मल सब ग्रुप के दूसरे वर्ड्स को यूज में ले लिया जाता है। एक तो है हमारे पास इनवेरिएंट सब ग्रुप, एक तो है हमारे पास है इनवेरिएंट सब ग्रुप, या फिर दूसरा है हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम नोट करोगे कि नॉर्मल सब ग्रुप बोले या इनवेरिएंट सब ग्रुप बोले या सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप बोले। ठीक है, क्योंकि अब सडनली थ्योरम में इनवेरिएंट सब ग्रुप आ गया, लो फिर गए आपकी मेहनत पे तो पानी, कुछ कर ही नहीं पाओगे कि ये इनवेरिएंट होता क्या है। तो ये इनवेरिएंट सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ही है, या अगर सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप लिखा आ जाए इसका मतलब ही हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ही है। तो आप ये दोनों नाम इसकी हेडिंग के आगे ही लिखोगे, मैं यहाँ लिखना भूल गया था, तो आप यहाँ से लिख के फिर इसका सिंबल लिखोगे कि H नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल G का। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 नंबर पे आ गया H नॉर्मल सब ग्रुप है, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने वर्ड से देख लिए कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप। अब चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेसेंट सब ग्रुप। नेक्स्ट जो वर्ड आने वाला है ये भी 2 से 3 थ्योरम में आएगा, यूनिट 1 के अंदर है क्वेसेंट ग्रुप। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वर्ड है वो क्वेसेंट ग्रुप, और इसका दूसरा नाम है फैक्टर ग्रुप।
इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास है फैक्टर ग्रुप। देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। इसको हम इस वर्ड को समझें कि क्वोशिएंट क्या होता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में, उनको तो इस वर्ड्स का मीन्स पता है, बट जो एक मेजोरिटी है वो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो आप इसको समझो, आपने 12th क्लास तक या 10th और 12th क्लास तक, अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो आप जोड़ बाकी गुणा भाग या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको क्या बोलते थे कि ये एडिशन है, ये सब्सट्रैक्ट है, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, और ये हमारे पास है डिवीजन है। ठीक है, 10th या 12th क्लास तक जब हम लो लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ते थे तब हम इसको एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हायर लेवल की मैथ, अब हमको क्या करना है, हायर लेवल की मैथ है। ठीक है, हायर लेवल बोलो या फिर एडवांस बोलो, या फिर आप बोलो कि अब आप एमएससी में हो चुके हो, तो इस वर्ड की बजाय अब आप एडिशन को एडिशन बोलने की बजाय आपको सम बोलना चाहिए। ठीक है, अब एडिशन की बजाय हम क्या बोलेंगे, सम, सब्सट्रैक्ट की बजाय हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे, और मल्टीप्लाई की बजाय हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जब भी आप इस यूनिट का सिलेबस देखेंगे तो स्टार्टिंग में आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू इंटरनल सब ग्रुप्स एंड एक्सटर्नल सब ग्रुप्स। तो ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक प्रकार से मल्टीप्लाई है, और इसके अंदर बोला गया है कि आप क्रॉस साइन की बजाय आप डॉट साइन लगाना। थोड़ा सा वीआईपी हो गया ना, एमएससी में आ गए तो मल्टीप्लाई को आप प्रोडक्ट बोलेंगे एंड डिवीजन को क्वोशिएंट बोलोगे। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मली लो लेवल की मैथमेटिक्स के लिए है। अब आप एमएससी में आ गए हैं तो हम सीनियर वर्ड यूज करेंगे। तो आपको एक तो सम लिखना है, एडिशन की बजाय अब हम क्या बोलना है, सम, सब्सट्रैक्ट की बजाय आप क्या बोलोगे, डिफरेंस, मल्टीप्लाई की बजाय ऐसे नहीं बोलेंगे कि टू नंबर आर मल्टीप्लाई, हम बोलेंगे टू आर प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और डिवीजन की बजाय आप क्या बोलोगे, क्वोशिएंट। तो ये मेरे पास वर्ड लिखा आ गया क्वोशिएंट ग्रुप। अब आप समझ गए होंगे कि ये डिवीजन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इसको बोलने का तरीका बदल गया है क्योंकि हाई लेवल की मैथ बना दिया इसको। इसलिए इस वर्ड की बजाय आपको, और क्रॉस की बजाय प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई में क्या लगाओगे, आप डॉट, और मल्टीप्लाई बोलने की बजाय आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है, इसे रफ में लिख लेना अभी, क्योंकि अभी आपने एमएससी में आए हैं तो आपको इस हिसाब से तैयार होना है, ताकि जब भी आप एमएससी फाइनल करके निकले तो आपको कोई गलानी फील नहीं हो कि मेरा मैथ्स में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट छूट गए हैं। ठीक है, तो चलो अब समझ गए ना, क्वोशिएंट एक प्रकार से हमारे पास क्या है, डिवीजन जैसा ही एक प्रकार से भाग ही दिया जाता है। कुल मिला के बात करें तो इस क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी, आप इसको लिखोगे G/H इज इक्वल टू H इंटू ए सच दैट ए बिलोंग करता है G के अंदर। ये भी हमारे पास बीएससी फाइनल की बुक के अंदर था। ठीक है, क्या लिखोगे आप, G/H ए सच दैट ए बिलोंग करता है G के अंदर। और अगर आपकी इच्छा ऐसे हुई, आपने ऐसे लिखा AH, कोई दिक्कत नहीं जी, आप ऐसे लिख सकते हो AH। ठीक है, अगर आपने इस जो रेशियो का साइन लगाया है इसकी बजाय अगर आपने ऐसे लगा दिया A बिलोंग्स टू G, तो भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सच दैट, इसे भी सच दैट बोलते हैं एंड इसे भी सच दैट बोलते हैं। या अगर आपने ऐसे लिख दिया AH A बिलोंग्स टू G, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखोगे तब आपका एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा की जो थ्योरम है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा और आपको ये पेपर बिल्कुल इजीली लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनली अनुभव है। जब मैं वैसे प्रीवियस में हम आए थे तो ये पेपर सबसे हार्ड हुआ करता था, बट इसको हम छोटी छोटी बातें हमको ने एक बार सीखा, उसके बाद ये पेपर काफ़ी इजी हो गया है। ठीक है,
तो क्विसेंट ग्रुप का मतलब एक प्रकार से डिवीजन ही है G/H। तो आपको पहले नीचे वाला सेट है वो तो ऐसा कैसे लिखना, फिर एक छोटा एलिमेंट वो किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल G के अंदर। तो हमने बोल दिया A बिलोंग्स टू G। अब आप इसके राइट में लगाइए या लेफ्ट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर सच दैट को आप ऐसे लिखिए या H के साथ भी आप ऐसे लिखिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऐसे बोला कि K/H, K क्विसेंट ग्रुप है H का, इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि आपने लिखा H और अब की बार मान लो साथ मैंने क्या ले लिया, अक्स। तो नीचे वाला जो H है वो तो ऐसा कैसा है, अब बताइए अक्स किसके अंदर जाएगा, सच दैट अक्स बिलोंग करेगा K के अंदर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अक्स H सच दैट K के अंदर, या सच दैट का साइन बदल के आप इस प्रकार से कर सकते हो, H अक्स और H अक्स H अक्स बिलोंग टू K, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट्स में इसको आप बंद कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्विसेंट ग्रुप जब भी थ्योरम में आए या फिर लिखा हुआ आए फैक्टर ग्रुप, दोनों का हमारे पास एक ही मतलब होता है कि आप G/H लिखें, नीचे वाला ऐसा कैसे, इसके साथ कोई भी एक छोटा सा आप एलिमेंट ले सकते हैं, वो बिलोंग करना चाहिए इस ऊपर वाले लिखे हुए में, ठीक है। अब देखो इसको लिखते वक्त भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। मैं मानता हूं कि लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, बट चूंकि आप एमएससी प्रवेश में हैं तो सीधी सी बात है, आपको टाइम देना होगा। छोटी छोटी बातें सीखने के लिए टाइम दोगे तो थ्योरम को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी और आपकी थ्योरम की स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज आप थ्योरम्स में रटते रहेंगे, ओके। इस G/H को बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, कोई कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और एक होता है G/। वैसे तो एक क्विसेंट ग्रुप का है कि G के अंदर डिवाइड हो रहा है H से, पर हम अपनी सुविधा के हिसाब से हम इसको एक बार ऑब्लिक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ऑब्लिक का साइन है, ताकि आप गलती नहीं करो। अब आप समझिए इन तीनों में अंतर क्या होता है कि एक तो आ गया G/H, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होते 3/13, तो एक प्रकार से ये तो क्या हो गया G/H, तो हमें ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखोगे 3/9 और 9/3 और 9/3, ठीक है, ये जब भी आपको इस बिल्कुल परपेंडिकुलर साइन लगाओगे, इसका मतलब है इसके लेफ्ट में लिखी हुई संख्या राइट में लिखी हुई संख्या को 100% डिवाइड करनी चाहिए। जैसे इस 9 को 3 कंप्लीट डिवाइड करता है तब हम ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल ही बोल देते हैं कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ वो उसको कंप्लीट डिवाइड ही करता है। चलो 3 और 9 से तो आप समझ जाओगे, ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि नंबर A नंबर B को कंप्लीट डिवाइड करता है, ठीक है। और अगर हमने ऐसे लिख दिया कि A/B, इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन से ज्यादा या भिन्न से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर हम लिखेंगे A/B, इसका मतलब ये हमारे पास भाग जा रहा है कि संख्या A के अंदर संख्या B को भाग दिया है। तो हम भाग तो देखो हम ऐसे देते हैं कि B में संख्या A में B का भाग दिया, यहाँ जो इसका शेषफल बचा, देखो मैं लिख ही देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए, शेषफल को आप लिख लो, रिमाइंडर बोलोगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दो, तो शेषफल होगा उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। लिखना हमें ऐसे चाहिए, या नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं A/B, बट यहां ध्यान रखना यहां आपको सिंबल किसका लगाना है, ऑब्लिक का, ओके। तो अब ना तो समझ गए ना आप G/H को आप कैसे लिखना है, ऑब्लिक लगा के लिखना है, ना तो G/H लिखना है या GH लिखना है। तो एक भी सिंबल आपको नहीं लिखने हैं, तब जाके आपके कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्विसेंट ग्रुप, या फिर हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर ग्रुप, ओके। अब इस फैक्टर ग्रुप की भी एक प्रॉपर्टी होती है। फैक्टर ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कैपिटल HA इंटू कैपिटल HB इज इक्वल टू HAB। एवरीवेयर AB बिलोंग करेंगे ग्रुप G के अंदर। देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कैपिटल HA कैपिटल HB इज इक्वल टू कैपिटल HAB, एवरीवेयर AB बिलोंग करेंगे ग्रुप G के अंदर। अब ये बात आपके गले नहीं उतरेगी कि HA HB इज इक्वल टू कैपिटल HAB क्यों हो गया। चलो इसको हटा लो एक बार, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए, कि कैपिटल HA HB इज इक्वल टू HAB।
पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि G/H, इसका मतलब ये क्या है, क्वेशेंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप। तो नीचे वाले को तो आप छोड़ोगे ऐसा कैसा, और ये AB, सच दैट AB किसके अंदर बिलोंग करेगा, ग्रुप G के अंदर, ठीक है। और मैं यहां से इसको हटा देता हूं ब्रैकेट्स को। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि HA/HB इज इक्वल टू HAB, और लिख के लेना, चलो एवरीवेयर AB बिलोंग करते हैं H के। तो ये था हमारे पास एक क्वेशेंट ग्रुप। तो एक हमारे पास ये वर्ड भी थ्योरम में कहीं भी यूज में आ सकता है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हुई आज के लेक्चर के अंदर कि आपने ग्रुप क्या होता है थ्योरम में काम में लेंगे, सब ग्रुप को, नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप का दूसरा नाम क्या है भाई, इनवेरिएंट सब ग्रुप या फिर सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप, एक क्वेशेंट ग्रुप, और क्वेशेंट ग्रुप का दूसरा नाम क्या है हमारे पास है, बताओ भाई, फैक्टरी ग्रुप, ठीक है। तो ये थे मेरे पास आज की क्लास के अंदर कि हमने 4 से 5 वर्ड्स का सीखा कि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है एटसेट्रा को किस प्रकार से यूज में हम लेने वाले हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर लंबा हो ही गया, तो आप एक बार धैर्य बनाए रखें, 2-4 बातें और हैं ताकि हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से थ्योरम्स को सीख सके। ओके, अब देखो हमारे पास एक वर्ड आएगा फिर से, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, बस ये लास्ट बता के और इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट है, ठीक है। देखो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर मैं आपके याद दिलाऊं बीएससी फाइनल का, आप सोच रहे हैं सर बार बार बीएससी फाइनल को क्यों ला रहे हो, तो पेपर का नाम आपकी आंखों के सामने लिखा है एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी हमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूज में लेनी है जो आप बीएससी फाइनल में पढ़ के आए हो, और आज यहाँ हम उसका एडवांस लेवल काम में लेंगे। जो एमएससी प्रीवियस चलती है उसके अंदर हमें हायर लेवल और भी ज़्यादा एडवांस चलेंगे। और एडवांस चलने का मतलब हमारे पास यही होगा कि आप जो 5 यूनिट पढ़ के आए हैं, 3 यूनिट एक साइड में, जो आपको बीएससी फाइनल की यूनिट अगर मैं याद दिलाऊं तो पहले वाली यूनिट में तो आप ग्रुप पढ़ के आए थे कि समूह क्या होता है, एक क्रमचय ग्रुप देख लिया होगा। इसके आगे वाला पार्ट उप ग्रुप जो मैंने अभी भी लिखवाया था कि सब ग्रुप लिखवाया था वो आपने छोड़ दिया। फिर दूसरी थ्योरम में आप दूसरी यूनिट थी बीएससी फाइनल की समाकारिता, आप देखना चाहो तो बुक के अंदर देख सकते हैं, वो चैप्टर 5 का हुआ करता था समाकारिता। समाकारिता ही हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को तो पता है, बट हिंदी मीडियम वालों को बता दें कि जो अब समाकारिता सीख के आए हैं वही हमारे पास क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन भी अभी इधर लिखवा दूंगा। अब होमोमॉर्फिज्म वाला जो चैप्टर था बीएससी फाइनल के अंदर, उसका जो अथवा वाला पार्ट था वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप और ये क्वेशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, जो अभी दोनों डेफिनेशन लिखवाए थे आमने सामने, वो उसका अथवा पार्ट था। फिर आपके पास तीसरी यूनिट में पढ़ के आए थे आप रिंग, वलय, पूर्णांक, प्रांत इत्यादि पढ़ के आए थे, वो हम इसी पेपर की यूनिट सेकंड के अंदर जब हम फील्ड पढ़ाएंगे उसके अंदर काम में लेंगे। फिर आपने चौथी यूनिट, वहां चौथी और 5 यूनिट आपने लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या रेखीय मूर्त रेखी के बीजगणित पढ़ी थी, उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा में, उसके अंदर आपने वेक्टर स्पेस या सदिश उपसमष्टि या विमा या डायमेंशंस वगैरह पढ़े थे, तो हम वो यूज में लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वैसे तो बीएससी फाइनल के अंदर यूनिट सेकंड हुआ करती थी होमोमॉर्फिज्म, जिसे आप हिंदी में समाकारिता बोला करते थे। बट अब हम होमोमॉर्फिज्म को किस प्रकार काम में लेंगे ये देखना है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है कि हमारे पास 2 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप तो हमारे पास क्या होगा जी स्टार, एंड दूसरा ग्रुप होगा हमारे पास जी डैश ओ। देखो 2 ग्रुप होंगे हमारे पास, एक ग्रुप तो होगा हमारे पास जी स्टार, एंड जो दूसरा ग्रुप होगा वो हमारे पास होगा जी डैश ओ, ठीक है। और हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास एफ बिलोंग करता है G2 G डैश, G2 G डैश, देन एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ ऑफ बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेंगे जी के अंदर, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेंगे जी के अंदर।
तो ये डेफिनेशन आपको कैसे याद रखनी है, आपके पास दो ग्रुप होंगे कि पहला ग्रुप तो मान लिया मैंने GO एंड दूसरा ग्रुप हमने मान लिया कि G' स्टार है। देखो हम उल्टा सुल्टा मानेंगे और मानेंगे कि F बिलोंग करता है GO से G स्टार। तो आपको पहले तो ये इमेज लिखनी है, फिर आपको दो एलिमेंट लिखने हैं AB, फिर ये इमेज FA और ये इमेज FB, एवरीवेयर AB बिलोंग करेंगे। आपको इस प्रकार से लिखना है। पहले वाले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या है O, तो इसके बीच में O लगाएंगे। आगे वाले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या है स्टार, तो आप स्टार लगाएंगे। और जो ये AB है ये हमेशा पहले वाले ग्रुप में जाएंगे G के अंदर। ये AB किसके अंदर जाएंगे, G के अंदर। और अगर आप आगे वाले F ऑफ A और F ऑफ B की बात करोगे तो ये किसके अंदर जाएंगे, ग्रुप G' के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्या लिखना है कि F AB लगाया, FA ऑफ F ऑफ B लिखोगे, एवरीवेयर AB। पहले वाला ग्रुप कौन है भाई आपके पास, G का बाइनरी ऑपरेशन कौन है स्टार, तो पहले आप स्टार लगाइए। आगे वाला ग्रुप कौन है G' का ऑपरेशन क्या है O, तो आप इसके बीच में यहाँ पे O लगाइए। एवरीवेयर AB पहले वाले के अंदर, और अगर आप लिखोगे F ऑफ A ऑफ F ऑफ B तो ये जाएंगे आगे वाले ग्रुप G' के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बस इतनी सी है। ठीक है, जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल से बताऊं कि अगर मेरे पास G1 स्टार और G2 O दो ग्रुप हैं और इस प्रकार से जा रहा है कि G बिलोंग कर रहा है G2 टू G1, G बिलोंग कर रहा है G2 से G1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले क्या लिखोगे G, अब की बार AB की बजाय मान लो मैंने क्या ले लिए XY, तो ये क्या लिखोगे G इंटू X, ये क्या लिखेंगे हम G इंटू Y। एवरीवेयर XY बिलोंग करेंगे और एवरीवेयर GX और GY बिलोंग करेंगे। बताओ भाई, अपने मर्जी से XY लिए हैं, XY AB लेना चाहो तो आप AB ले सकते हो। इमेज कौन है, G से निकल के जा रहे हैं तो हमने G लिखा। पहले कौन लिखा हुआ है भाई G2 का बाइनरी ऑपरेशन कौन है O, तो यहां हम क्या लगाएंगे O। बिलोंग किस में कर रहा है G1 में, G1 का बाइनरी ऑपरेशन कौन है स्टार, तो यहां हम क्या लगाएंगे स्टार। एवरीवेयर XY बिलोंग करेंगे पहले वाले में, पहले कौन लिखा हुआ है G2। GX और GY किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले में, क्या लिखा हुआ है G1। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, थ्योरम पहली थ्योरम है इस यूनिट की, वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब मैं समझ सकता हूं कि आपकी ये डेफिनेशन याद हो गई होगी कि हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को किस प्रकार यूज में लेंगे। ठीक है भाई, ओके। अब देखो हमारे पास बस 5-7 मिनट में करवा के इस क्लास को यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि लेक्चर बहुत लंबा चला गया, बट आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमारे पास अगर ये 1-1 होगा, ये जो F बिलोंग G से G' है, ये हम थ्योरम के अंदर ही बताएंगे अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कि F बिलोंग G से G' कि इफ F इज 1-1, कि 1-1 कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, हैं तो BSc फाइनल की बातें, बट सब भूल चुके। पीछे का मैं जैसे हम लेक्चर 2 में आएंगे पीछे का कुछ भी याद नहीं दिलाने वाले, केवल यही बोलूंगा कि लेक्चर 1 में मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ डेफिनेशंस बताई थी, आपको वो लिखनी है। ठीक है, तो आप इसको अपने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले नोट लगा के 3 पेज ही भरेंगे आपके, यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, अब देखो अगर F इज 1-1 तो ये मेरे पास होगी मोनोमॉर्फिज्म, ये मेरे पास क्या होगी मोनोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा मोनोमॉर्फिज्म, उसका मतलब ये इमेज F क्या होनी चाहिए 1-1, और इस इमेज F बिलोंग G से G' का मतलब F क्या होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर मेरे पास F ऑन टू हो गया कि F इज ऑन टू, इफ F इज ऑन टू तो ये मेरे पास होगी इपीमॉर्फिज्म। अब इसे हिंदी में लिखने की कोशिश मत करना भाई,
मैं देखता हूँ इसी अपने YouTube चैनल के ऊपर ही बहुत सारे टीचर साथ साथ में हिंदी वर्ड्स बताते रहते हैं। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, बट मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि उससे आप अपनी हिंदी लिखने वाली हैबिट छोड़ नहीं पाओगे और आप कम से कम भी जब तैयारी करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। आपको रनिंग में आने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए अब आपका मतलब मोनोमॉर्फिज्म है वो मोनोमॉर्फिज्म ही होगा। एपीमॉर्फिज्म लिख दिया तो आप एपीमॉर्फिज्म ही मान के चलोगे, आपको इसके मीनिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, डिफाइन कैसे होगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 1-1 हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, एंड 1-1 एंड ऑन टू, सेम बीएससी फाइनल की तरफ से कि इफ एफ इज ए 1-1 एंड ऑन टू, इफ एफ इज ए 1-1 एंड ऑन टू, तब ये मेरे पास आइसोमॉर्फिज्म होगी, तब ये मेरे पास आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर f इज 1-1 एंड ऑन टू, तब ये मेरे पास क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। और देखो आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल हम इस प्रकार से काम में लेंगे, लिखना भाई सिंबल को थ्योरम 1 में काम में लूंगा, जैसे नेक्स्ट लेक्चर थ्योरम फर्स्ट सबसे पहले इसे ही काम में लेंगे। तो थोड़ा सा मैं बड़ा सिंबल लिख देता हूं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हमारे पास इक्वल का साइन लगा के आप उसे कॉन्क्रीट का साइन लगाओगे ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ये हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। आप सोचोगे अब ये क्या नई चौधर आ गई, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक, प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, ठीक है। मैं बता देता हूं, हिंदी में आपने बहुत बार 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा, समतुल्य सममित संक्रामक, 11वीं, अरे वो तो बहुत पहले की थी, कोई बात नहीं। समतुल्य सममित संक्रामक को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अगर कोई सेट है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का सिंबल हमारे पास से ये होगा और ये साइन हमारे पास क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये साइन हमारे पास क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो जैसे ही हम थ्योरम नंबर 1 पे आएंगे तो थ्योरम 1 आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। देखो अब हम नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर आएंगे, इस लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे, एंड तो नहीं है, कोई छोटी सी डेफिनेशन बचेगी, उसको आगे वाले लेक्चर 2 में करेंगे। लेक्चर 2 में जैसे हम थ्योरम 1 में आएंगे वहां पर आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे थ्योरम के अंदर, लेक्चर 2 के अंदर पहले थ्योरम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और ये आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास यही वाला आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये जो आइसोमॉर्फिज्म है यही आइसोमॉर्फिज्म होगा। और ये आइसोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म प्लस इपीमॉर्फिज्म से बनेगा, एंड ये मोनोमॉर्फिज्म और इपीमॉर्फिज्म एफ से मिलके बने होंगे। ये एफ हमारे पास है, एफ बिलोंग जी से जी होगा, और ये एफ मेरे पास है होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। देखो एफ मेरे पास क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म का मतलब हमारे पास 2 ग्रुप होंगे, एक तो जी स्टार होगा और दूसरा हमारे पास जी डैश होगा। और जैसे ही हमारे पास ग्रुप होगा तो देखो आप याद करो कि मैंने क्लास लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले ग्रुप, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, ग्रुप, फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे हमने इसी ग्रुप का होगा। देखो जैसे ही हम यहां आएंगे होमोमॉर्फिज्म पे मतलब हमारे पास ग्रुप होगा, और जब जी स्टार मेरे पास एक ग्रुप होगा तो इस ग्रुप का ही एक पार्ट होता है सब ग्रुप, इसी का एक पार्ट क्या होता है, सब ग्रुप है। फिर सब ग्रुप से निकल के आएंगे हमारे पास है ये नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेसेंट सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेसेंट सब ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप का दूसरा नाम इनवेरिएंट सब ग्रुप और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप है, जबकि क्वेसेंट सब ग्रुप का दूसरा नाम है, क्वेसेंट ग्रुप का दूसरा नाम है हमारे पास है फैक्टरी ग्रुप।
तो आप देख सकते हो ये छोटा सा एक वर्ड है आइसोमॉर्फिज्म, अपने आप में इपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, एफ इज 1 1, एफ बिलोंग जी से जी डैश, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का मतलब ग्रुप ही, एंड ग्रुप का मतलब सब ग्रुप, सब ग्रुप से नॉर्मल सब ग्रुप और क्विसेंट ग्रुप। ये एक छोटा सा वर्ड इतनी सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर लिए बैठा है, ठीक है। इसलिए आज का जो एक लेक्चर है ये एक आइसोमॉर्फिज्म वर्ड को ही समर्पित हो गया है टोटल। तो जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर 2 में आएंगे हमारे पास पहली थ्योरम आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और ये आइसोमॉर्फिज्म की कहानी जो आज के इस लेक्चर में आपको बताई है, ठीक है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज के लेक्चर में। वैसे ये एग्जाम में इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछने वाला, बट अगर ये बातें आपको मालूम नहीं होंगी तो बिलीव मी, अब एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा की इस यूनिट की बात नहीं, कोई भी यूनिट आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास में लिखवाया है इसके आपके पास 2 से 3 पेज भरे होंगे। सबसे पहला चैलेंज ये है कि आप इसकी 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये डेफिनेशन याद हो जाएंगी। इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको थ्योरम के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। भले ही हमारे पास लेक्चर जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि 10 लेक्चर होंगे, चाहिए 11 चले जाएं 12 चले जाएं, हालांकि नहीं जाएंगे, 10 के आसपास ही रहेंगे, या हमें टाइम थोड़ा सा 2 घंटे का और ज्यादा लग जाए, बट मैं चाहूंगा जितना भी कॉन्सेप्ट आपका करवाया जाए इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही आपको वीडियो माध्यम के अंदर जितना कॉन्सेप्ट आपके हाथ लगे उससे रिलेटेड आपके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है मैं इसका इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो स्क्रीन के ऊपर बुक देख रहे हैं और इस बुक में अंदर आप एक नाम देख रहे हैं राइटर का कि KN सिंह, मैं इसी सर से पढ़ा हुआ हूँ, ये प्रोफेसर सर से अब तो रिटायर हो गए हैं, ये इन्हीं की लिखी हुई बुक है। तब हमारे पास इस बुक के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और मैं चाहूँगा कि हो सकता है मेरी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, लैंग्वेज फिर इतना मैटर नहीं करेगी, जितना मेरे को समझाना है मैं उससे कुछ ना कुछ आपकी जो आकांक्षाएँ हैं उससे ज़्यादा ही दूंगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर। उससे पहले लेक्चर 2 में आएंगे तो हम एक कर्नल ऑफ एफ के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि थ्योरम के अंदर ही आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले कर्नल ऑफ एफ है। ये भी BSc फाइनल का पार्ट है, इसी लेक्चर में मैं बता सकता हूं, पर ये लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 2 में और इस थ्योरम 1 के साथ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का।